गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। मेरे पहले पार्ट में रिगार्डिंग एप्लास्टिक एनीमिया हम लोग ने कंटेंट्स डिस्कस किया, डेफिनेशन ऑफ एप्लास्टिक एनीमिया डिस्कस किया एंड अगेन रिगार्डिंग जो किस इंडिया के किस पार्ट में वर्ल्ड वाइड में एप्लास्टिक एनीमिया का क्या ये पॉपुलेशन में क्या इम्पैक्ट है, कितने परसेंटेज पीपल सफरिंग हैं उसके ऊपर डिस्कस किया। जियोग्राफिकल वेरिएबिलिटी के ऊपर रिगार्डिंग एप्लास्टिक एनीमिया हम लोग ने डिस्कस किया एंड अगेन द रिलेवेंट ड्रग्स दैट आर रेस्पॉन्सिबल फॉर द इंडक्शन ऑफ एप्लास्टिक एनीमिया इन पेशेंट्स, वो सब भी हम लोग ने डिस्कस किया। आज हम लोग डिस्कस करेंगे रिगार्डिंग इम्यून डिसरेगुलेशन इन एक्वायर्ड एप्लास्टिक एनीमिया, मीन्स ऑटो इम्यून फैक्टर्स रेस्पॉन्सिबल जो होते हैं फॉर द प्रोडक्शन ऑफ एप्लास्टिक एनीमिया, उसके ऊपर हम लोग डिस्कस करेंगे। इसमें क्या होता है कि अगर कोई पेशेंट का कोई भी प्रकार का मेडिकल हिस्ट्री रिगार्डिंग ड्रग्स, कोई भी प्रकार का दवा नहीं लेता है, टॉक्सिन्स के ऊपर कोई भी प्रकार का एक्सपोजर नहीं होता है, कोई भी इन्फेक्शियस कंडीशन नहीं होता है, तो इसमें ऑटो इम्यून फैक्टर्स को एज ए रिलेवेंट फैक्टर फॉर द डेवलपमेंट ऑफ एप्लास्टिक एनीमिया इसको पकड़ा जाता है। इसमें क्या होता है, इसमें एपोप्टोसिस इन हेमाटोपोइटिक सेल्स होता है। एपोप्टोसिस मीन्स प्रोग्राम सेल डेथ, और हेमाटोपोइटिक सिस्टम क्या होता है, जैसे हेमाटोपोइसिस मतलब हम लोग के बॉडी में जो फ्यूचर सेल्स जनरेट होते हैं विद द हेल्प ऑफ हेमाटोपोइटिक स्टेम सेल्स, इसका प्रोग्राम सेल डेथ होता है एप्लास्टिक एनीमिया में। और ओलिगोक्लोनल एक्सपांसन होने के कारण डीरेगुलेटेड CD8 सेल्स का सेल पॉपुलेशन होता है, डीरेगुलेशन ऑफ CD8 सेल पॉपुलेशन होता है। एज ए रिजल्ट क्या होता है, ओवर प्रोडक्शन ऑफ टी लिम्फोसाइट्स, ये एप्लास्टिक एनीमिया में पेशेंट में पाया जाता है। जो ब्लड फिल्म का पिक्चर जो देखा गया है और बोन मेरो के ऊपर जो स्टडी किया गया है, इनमें टी हेल्पर सेल्स का जो क्वांटिटी है वो ज़्यादा पाया गया है एप्लास्टिक एनीमिया में। और ये टी हेल्पर सेल्स, टी लिम्फोसाइट्स, ये क्या करते हैं, प्रो इन्फ्लामेटरी प्रोटीन्स सच एज साइटोकाइन, इंटरल्यूकिन 17, ये सब का ओवर प्रोडक्शन ज़्यादा होता है। और इसके ऊपर ये जो टी लिम्फोसाइट्स जो एप्लास्टिक एनीमिया पेशेंट्स में ज़्यादातर पाए जाते हैं, इसके ऊपर बहुत सारे रिसर्च बेस्ड आर्टिकल्स ऑलरेडी मौजूद है और सभी ने ये चीज़ पुष्टि किया है कि एप्लास्टिक एनीमिया पेशेंट्स में ज़्यादा लेवल का टी लिम्फोसाइट्स पाया जाता है, पर टी सेल्स पाए जाते हैं, और ये डिफरेंट काइंड ऑफ इन्फ्लामेटरी प्रोटीन सच एज साइटोकाइन, ये सब ह्यूमन बॉडी में सर्कुलेटिंग पाए जाते हैं, स्पेशली इन एप्लास्टिक एनीमिया। जो डिफरेंट काइंड ऑफ साइटोकाइंस जो बॉडी में पाए जाते हैं, इनमें से इंटरफेरॉन गामा जो है वो सबसे ज़्यादा डेंजरस है रिगार्डिंग एप्लास्टिक एनीमिया, बिकॉज इंटरफेरॉन गामा ही क्या करता है, एपोप्टोसिस ऑफ हेमाटोपोइटिक स्टेम सेल्स, इसको ये इंड्यूस करता है और फर्दर सेल प्रोग्रेशन भी नहीं होने देता है। देन तो ये सब सारा जो होता है क्योंकि बिकॉज ऑफ द सर्कुलेटिंग टी लिम्फोसाइट्स बा टी सेल्स। CD8 सेल्स का जो रोल है एप्लास्टिक एनीमिया के ऊपर, इसके अलावा CD4 सेल्स, इसका भी मेजर रोल पाया गया है ऑन एप्लास्टिक एनीमिया पेशेंट। ये क्या होता है, CD4 सेल्स ये डिफ्रेंशिएट हो जाता है टी हेल्पर सेल्स में, और ये क्या टी हेल्पर सेल्स क्या करता है, इंटरफेरॉन गामा को लेवल को ब्लड बॉडी में ज़्यादा बढ़ा देता है, और ये जैसे जैसे ज़्यादा बढ़ेगा तो एपोप्टोसिस ऑफ हेमाटोपोइटिक स्टेम सेल्स इंडक्शन करेगा और फर्दर सेल प्रोग्रेशन भी नहीं होगा। एज ए रिजल्ट बी सेल्स, रेड सेल्स, इओसिनोफिल्स, न्यूट्रोफिल्स, ये सब का कमी होगा इन एप्लास्टिक एनीमिया पेशेंट्स, बिकॉज ये ऑलरेडी हेमाटोपोसिस को सप्रेस कर देता है। रिगार्डिंग जेनेटिक वेरिएबिलिटी, हम लोग रिगार्डिंग इंटरफेरॉन, इसमें क्या होता है
जो थायमिन टू एडेनाइन सिंगल न्यूक्लियोटाइड पोजीशन एट पोजीशन पोलीमॉर्फिज्म एट पोजीशन 874 ऑफ इंट्रॉन 1। हाँ, इंट्रॉन 1 क्या चीज है? जेनेटिक एलिमेंट्स इंटरप्टिंग फंक्शनल जीन्स। तो इसके कारण इंटरफेरॉन गामा इंटरफेरॉन गामा का एक्सप्रेशन बॉडी में ज़्यादा होता है। तो सिंस इंटरफेरॉन गामा का बॉडी में एक्सप्रेशन ज़्यादा होता है, तो ये क्या करते हैं, ये इंडक्शन ऑफ प्रोग्राम सेल डेथ लिगैंड 1 को इंडक्शन करते हैं, इंड्यूस करते हैं। कहाँ इंड्यूस करते हैं? टी सेल्स में, नेचुरल किलर सेल्स में, मैक्रोफेजेस में, माइलॉइड सेल्स में, एपिथेलियल सेल्स में। और ये लोग प्रोग्राम सेल डेथ 1 के साथ बाइंड होते हैं और ये एपोप्टोसिस को इंड्यूस करते हैं। ठीक है, मतलब इंटरफेरॉन गामा जो है जब बॉडी में ज़्यादातर पाया जाता है, हम लोग ने डिस्कस कर लिया, तो ये कैसे एपोप्टोसिस इंड्यूस करता है? बिकॉज प्रोग्राम डेथ लिगैंड को ये लोग इंड्यूस करते हैं। ये इंड्यूस करता है कहाँ पे? टी सेल्स के ऊपर, नेचुरल किलर सेल्स के ऊपर, मैक्रोफेजेस के ऊपर, माइलॉइड सेल्स के ऊपर और एपिथेलियल सेल्स के ऊपर। एंड बाइंडिंग होता है प्रोग्राम सेल डेथ 1 के साथ और ये एपोप्टोसिस को इंड्यूस करते हैं। ठीक है, और हाँ, जो हाई एक्सप्रेशन ऑफ इंटरफेरॉन गामा ये भी क्या करता है? ये इंडक्शन ऑफ FAS। FAS क्या है? बिलोंग्स टू द सब ग्रुप ऑफ ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर रिसेप्टर फैमिली एंड कैन इंड्यूस एपोप्टोसिस बिकॉज दे कंटेन एन इंट्रासेलुलर डेथ डोमेन। FAS क्या है? ये एक ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर का रिसेप्टर का फैमिली एक सब ग्रुप है और ये एपोप्टोसिस को इंड्यूस, ये भी एपोप्टोसिस को इंड्यूस करता है बिकॉज दे कंटेन इंट्रासेलुलर डेथ डोमेन। सम काइंड ऑफ मटेरियल्स ये लोग अपने में रखते हैं जो सेल डेथ को इंड्यूस करते हैं। सो ऑल दिस फैक्टर्स, ये जितना भी फैक्टर्स हैं, ये लोग बोन मेरो के एनवायरनमेंट को टोटली डिस्ट्रॉय करते हैं, हेमाटोपोइटिक्स सिस्टम को टोटली डिस्ट्रॉय करते हैं और ये टी सेल्स को स्टिमुलेट करते हैं टू प्रोड्यूस ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर अल्फा एंड रिसेप्टर एक्टिवेटर ऑफ न्यूक्लियर फैक्टर कापा बीटा। ठीक है, तो एज ए रिजल्ट ये क्या होता है कि ये टोटली हेमाटोपोइटिक जो बोन मेरो के हेमाटोपोसिस है उसमें टोटली फेलियर, मतलब टोटली डिस्ट्रक्शन कर देता है। और सम रिसर्च वर्क इंटरफेरॉन गामा के ऊपर देखा गया है कि ये इंटरफेरॉन गामा ये फंक्शनल इम्पेयरमेंट एंड डिक्रीजमेंट ऑफ कॉमन माइलॉइड प्रोजेनेटर सेल्स, ग्रेनुलोसाइट मैक्रोफेज प्रोजेनेटर सेल्स एंड मेगाकार्योसाइट एरिथ्रॉइड प्रोजेनेटर सेल्स प्रोलिफरेशन। इस जो इंटरफेरॉन गामा है ये फंक्शनल इम्पेयरमेंट, जो इनका नॉर्मल फंक्शन है उसको ये रोकता है और इनके क्वांटिटी को भी ये कमा देता है। किसका? माइलॉइड प्रोजेनेटर सेल्स, ग्रेनुलोसाइट मैक्रोफेज प्रोजेनेटर सेल्स एंड मेगाकार्योसाइट एरिथ्रॉइड प्रोजेनेटर सेल्स। ठीक है, इनका ये प्रोलिफरेशन को इम्पेयर करता है बा इनके क्वांटिटी बॉडी में भी इनके लेवल को डिक्रीज करता है। तो एज ए रिजल्ट क्या होता है कि टोटली हेमाटोपोसिस सिस्टम को इफेक्ट करता है और टोटली बोन मेरो एम्प्टी हो जाता है। अच्छा, एक आर्टिकल एश पब्लिकेशन वॉल्यूम 119 इशू 9 ऑन 1 मार्च 2012 ऑन एप्लास्टिक एनीमिया, ये आपके साथ मैं शेयर करना चाहता हूँ। ये पब्लिश हुआ था। फंक्शनल कैरेक्टराइजेशन ऑफ CD4 T cells in aplastic anemia stated that 63 patients with acquired aplastic anemia were studied and found that T helper 1 and T helper 2 cells were significantly higher in aplastic anemia patients। मतलब ये जो स्टडी किया गया है इनमें T helper 1 and T helper 2 cells ये aplastic anemia में ज़्यादा पाए गए हैं। T regulators were significantly lower in patients with aplastic anemia and patients with non-severe aplastic anemia। T regulator cells जो हैं ये aplastic anemia patients में lower level में पाए गए हैं। T helper 17 cells were increased in severe aplastic anemia but normal in non-severe aplastic anemia। Activated and resting T regulators were reduced in aplastic anemia whereas cytokine secreting non T regulators were increased। ठीक है, T regulators
from aplastic anemia patients were unable to suppress normal effector T cells. The result confirms that T helper 1 and T helper 2 cells were expanded and T regulators are functionally abnormal in aplastic anemia. Some studies also reflects the concomitant factor of somatic mutations. Somatic mutations के ऊपर भी some factors ये किया गया है. आज के वीडियो से ये टोटली मालूम चल गया कि इंटरफेरॉन गामा ये एक बहुत बड़ा रिलेवेंट फैक्टर है कि हम लोग जो एप्लास्टिक एनीमिया के बोन एनवायरनमेंट व बोन मेरो एनवायरनमेंट को टोटली डिस्ट्रॉय कर देता है. तो आई थिंक सो आज का जो वीडियो है ये आप लोग को अच्छा लगा होगा, और इसमें अगर कोई भी प्रकार का क्वेश्चन व कोई भी प्रकार का अगर क्लियर नहीं हुआ तो काइंडली मेरे कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिए. थैंक यू.